हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑल अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम। लास्ट पार्ट तक हम लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर था दैट इज ऑल्सो अबाउट इक्विलिब्रियम, लेकिन हमने वहां किसके बारे में डिस्कशन किया था? केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद जो अब हम प्रोसीड कर रहे हैं, जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो पूरा की पूरा चैप्टर और पूरा कंसेप्ट किसके ऊपर होगा? आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आपको बस ये डिफरेंस समझना है कि भाई केमिकल में ऐसा क्या था और आयनिक के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर फेवरेट स्माइल, एंड अगेन आई रिपीट, प्लीज डाउन द मिशन ज्ञान ऐप। इट्स एन फ्री ऑनलाइन एजुकेशन ऐप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अब पहली चीज दिमाग में ये आनी चाहिए कि मैम ने अभी बोला कि आयनिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम तो तुम अच्छे से जान गए हो भाई, बैलेंसिंग स्टेट। और किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है? रिएक्शंस के बिहाफ पे। केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं हमें सारी चीजें कहां देखनी है? रिएक्शन के लिए देखनी है। अब इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन ये नया झमाल क्या है इसके अंदर कि ये आयनिक वर्ड जो लगाया है, इससे क्या समझ में आ रहा है? अभी तक केमिकल चल रहा था तो हमारे दिमाग में ये था केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई तो ये भी रिएक्शंस के ऊपर करना है, लेकिन कैसे? आयनिक फॉर्म में। तो कोई नई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ यहां आपको एक नया डिफरेंस देखना है कि यहां आप किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? आयंस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। यानी कि जो रिएक्शन होगी उसको आयनिक स्टेट में लेके चलेंगे और कहेंगे कि यहां जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा वो कैसा होगा? आयनिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? छोटी सी बात थी, बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, बाकी की सारी चीजें सेम चलने वाली हैं। बस यहां जो डिफरेंस है वहां केपी कैसी निकाला करते थे, यहां क्या करोगे? एसिड बेस के कॉन्सेप्ट से रिलेट करोगे, क्योंकि जब तक एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को रिलेट नहीं कर पाओगे तब तक आयनिक स्पेशीज रिएक्शन में कैसे डेवलप हो रही हैं वो आप कैसे बता पाओगे? क्योंकि आपको अभी तक तो भाई बस ये पता है ना, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। यही दो चीज पता है अभी तक। अब ये जो कैटायन और एनायन है, इनका सारा खेल रिएक्शन के अंदर हमें चेक करना है। तो चलो चेक कर लें, आ जाओ। तो सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम में अब मैं दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली समझा रही हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बड़ा ही प्यारा पार्ट है। पहले कहा मैंने आयनिक मतलब जो एसोसिएट किससे होंगे? आयन से। और आयन हमारे कौन से होते हैं भाई? पॉजिटिव और भाई नेगेटिव, यही होते हैं। मान लिया मेरा ये पॉजिटिव कोई भी स्पेशीज हो सकती है और नेगेटिव भी कोई भी स्पेशीज हो सकती है। अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं इनको ए और बी ले रही हूं कि एक मेरा पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। और सीधी भाषा में, सरल भाषा में तुम्हें ये तो आता है कि कोई भी आयन जब डिसोसिएट होगा और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रहा है तो पॉजिटिव भी उतने ही होंगे और नेगेटिव भी उतने ही होंगे। दोनों का स्टेट बराबर होना चाहिए। ये बात क्लियर है? अब आ जाओ इक्विलिब्रियम पे। ये तो बहुत अच्छे से पता है क्योंकि इससे पहले वाला चैप्टर भी पूरा यही पढ़ा है। क्या होता है इक्विलिब्रियम? वो स्टेट होता है जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही एक स्टेट में आ जाए। उसके अलावा आप कैसी भी कंडीशन चेंजेस दे दो, चाहे प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर, टेम्परेचर, किसी भी आप एक्सटर्नल कंडीशन को अप्लाई कीजिए, वहां कोई भी चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग टाइम। तो वो क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट। कि हम अपनी मौज में हैं, हमें जब काम करना है हम तभी करेंगे। जैसे आपका काम करने का मन नहीं होता और फिर याद आ जाएगा वो कैटलिस्ट मम्मी की फ्लाइंग चप्पल, याद आ गई? तो वहां आपका इक्विलिब्रियम स्टेट कौन गड़बड़ाता है? वो फ्लाइंग चप्पल। यहां इक्विलिब्रियम स्टेट कौन गड़बड़ाएगा? जब आयनिक स्पेशीज डिपेंड करेगी किस किस के ऊपर? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है या क्या है। तो चलो यही सब चीजें यहां पढ़नी है। फिर मैं वही कहूंगी कि हमें सारी चीजें नेचुरल एग्जाम्पल से रिलेट करनी है, क्योंकि रटना कुछ भी नहीं है। रटोगे तो कॉन्सेप्ट से बाहर हो, समझोगे तो कॉन्सेप्ट के अंदर हो। चलो आ जाओ। तो बात समझ में आ गई? क्या है ये नया खेल आयनिक इक्विलिब्रियम का? कोई भी बड़ी चीज नहीं है, प्लस माइनस को देख के चलना है। आओ अब ये लो। अब ये डेफिनेशन मैंने कुछ उन अंग्रेजों के लिए लिखी है जिनको कई बार कहा जाता है कि मैम हिंदी, मैम इंग्लिश। तो लो, हिंदी में मैंने सारा बोल दिया, इंग्लिश में तुम्हारे सामने लिख दिया। तो क्या होती है भाई इंग्लिश में? इट इज द इक्विलिब्रियम विच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स
and the ions in solution of weak electrolytes. अब देखो नया खेल यहां शुरू होगा कि मैम व्हाट आर दोज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये तो हमें समझ में आ गया ऊपर का कॉन्सेप्ट। अब आपने एक इसमें नया पार्ट डाल दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो अब हमें क्या समझना है नेक्स्ट, ये आ जाओ। तो देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। वीक और स्ट्रॉन्ग तो तब पहचानना सीखोगे जब पहले हमें ये पता चल जाए कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइट क्या बंदा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही उम्दा और इजी कॉन्सेप्ट है। क्या होता है, तुमने सॉल्यूशंस पढ़े हैं, सॉल्यूशन वाले चैप्टर को तो छोड़ो साइड में एक बार, उसके अलावा क्योंकि पढ़ोगे अभी आगे जाके 12th में, मैं तुमसे सिंपल भाषा में पूछूं, फिजिक्स वाले सर ने भी थोड़ा बहुत तो बताया होगा कि जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को पुट कर दिया जाता है तो आप वहां दो स्टेट देखते हैं कि सॉल्यूशन एक तो है मॉल्टन स्टेट में, एक है एक्वस स्टेट में। अब कभी सर ने यह बताया है तुमको कि मॉल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट का मतलब क्या है, क्योंकि सर ने कह दिया होगा भाई ये पार्ट केमिस्ट्री का है, मैम बताएंगी, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो सुनो मेरी बात, मॉल्टन और एक्वस में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि मॉल्टन स्टेट वो स्टेट है जहां कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्टिंग स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, अपने ही स्टेट में उसको कहा जाता है मॉल्टन। नमक, बेसिक एग्जांपल दे रही हूं, नमक NaCl, उसको आप देखिए जब वो मेल्ट डाउन होगा और लिक्विड स्टेट में जा रहा है उसको हमने कहा मॉल्टन, और उसी नमक को मैंने एक ग्लास में लिया, पानी में घुला दिया, पानी का ग्लास लिया, नमक डाला, डिसॉल्व कर दिया, वो कौन सा स्टेट कहलाया, एक्वस स्टेट। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, कोई बड़ी चीजें नहीं है ये, जिनको देख के आप हमेशा डायग्राम देखा, फिर देखा भाई मॉल्टन लिखा है, एक्वस लिखा है, हम तो यहाँ क्वेश्चन गलत कर देंगे क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है मॉल्टन क्या होता है। तो बात समझ में आ गई, कर लेंगे अब। तो अब सुनो, बैक टू इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों को यह समझना है कि यहाँ एक सोल्यूशन मैंने मॉल्टन वाला लिया, एक मैंने एक्वस वाला लिया, दोनों ही सॉल्यूशंस हैं। दोनों के केस में मैंने किसका केस लिया है, NaCl का, ठीक है, सिंपल सॉल्ट का मैंने यहां पर लिया। आप देख रहे हैं कि दोनों स्टेट में जब मैं इलेक्ट्रोलाइट्स पुट कर रही हूं, यहां पर मैंने दो इलेक्ट्रोड्स पुट किए और एक बैटरी के थ्रू मैंने यहां बल्ब लगाया, तो आपने देखा सम हाउ चेंज इन द आयनिक स्टेट, क्योंकि ये जो Na है भाई ये प्लस में भी टूटेगा और Cl में भी, डिसोसिएशन तो होगा किस किस में, प्लस में भी और माइनस में भी। सेम चीज कहां होगी, एक्वस वाले स्टेट में ही। तो इसी को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेट। यानी कि इन शॉर्ट कहा जाए तो ये समझ लेना, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो अपने एक्वस स्टेट में आयनिक स्टेट्स दे दें। बात समझ में आई, क्या कहा मैंने, जो अपने एक्वस स्टेट के अंदर आपको आयंस प्रोवाइड कर दें वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इवन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, दैट्स व्हाई दोज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है बात। अब इसी का अगर मैं रिवर्स कर दूं कि जो ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और ना ही वो आयंस प्रोड्यूस करेंगे एक्वस स्टेट में, कौन कहलाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दोनों टर्म क्लियर हुई यहां साथ साथ, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लिख लो क्या था बेसिक टर्म, इलेक्ट्रोलाइट दोज कंडक्ट व्हाट, आयंस इन देयर एक्वस स्टेट, और मॉल्टन भी समझ में आ गया है, एंड दे कंडक्ट व्हाट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो कौन जनाब कहलाएंगे वो, इलेक्ट्रोलाइट। देखो नाम बहुत बढ़िया है इसका, तो काम भी उतना ही अच्छा है। अब आगे जब नेक्स्ट में उसने पहले ही लिख दिया नॉन, मतलब मैं तो कोई काम नहीं करूंगा, वेला कैंडिडेट हूं मैं, करवा के देख लो मुझसे एक्सटर्नल कंडीशंस लगा के भी, ना मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करूंगा ना आयन प्रोड्यूस करूंगा, फिर भी मेरी एग्जिस्टेंस उतनी ही रहेगी जितनी एक इलेक्ट्रोलाइट की भी होती है। क्या कहा जाता है उनको, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल से समझोगे, आ जाओ। अगर मैंने तुम लोगों को कहा शुगर, चीनी, चीनी को पानी में घोल दो पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, क्या उसके आयंस देख सकते हो वहां पर, बेंजीन, यूरिया, ये सारे के सारे कैसे एग्जाम्पल्स हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, पानी में घोलो उसके बाद उस एक्वस स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके दिखा दो मुझे, मैं तुम्हें अगला नोबेल पुरस्कार दिलवा दूंगी। तो बात समझ में आ गई। फॉर्मूला बताना एक बार, शुगर का क्या होता है, कितनी तुम्हारी मेमोरीज है पुरानी, चेक कर ली जाए एक बार।
ये किसको कहते हो? ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है किसका फॉर्मूला है? शुगर के आगे लिखा है तो इसका मतलब ये शुगर का हो गया। ऐसा होता है क्या? चेक कर लो। बेंजीन क्या होता है? C6H6। चलो, और यूरिया? यूरिया कौन बताएगा? तुम बताओगे, शायद याद ही नहीं होगा, बताओगे कैसे? NH2CONH2, ये कौन होते हैं? यूरिया जी। कर लेंगे। क्या है सारे के सारे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सीधी सरल सिंपल भाषा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में आयंस नहीं देंगे, बात खत्म। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये लो लिख लो। हाँ, आधों को तो याद ही हो गया ना, अभी 2 दिन बाद पूछा जाएगा तो गायब हैं हम। और साथ साथ आयंस। आ जाओ, क्या लिखा है इसके नीचे, लैंग्वेज देखते हैं। Aqueous solutions of these substances do not conduct electricity and these substances are known as what? Non-electrolytes। हाँ जी, ये फिर वही मैं कहूँगी अंग्रेजी भाषा हमारे उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि मैम अंग्रेजी में भी थोड़ी सी हमें बताइए। तो ये लीजिए, इंग्लिश में आपको पूरा लिख के दे दिया। ठीक है, आओ नेक्स्ट। अब पढ़ना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अभी देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। तुम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा? आयनिक इक्विलिब्रिया। आयनिक का मतलब क्या है? आयनिक फॉर्म कौन सा कहलाएगा? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कैसे होगा? फिर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? देन आफ्टर कम टू व्हाट? स्ट्रॉन्ग एंड वीक। और उससे पहले एक चीज समझने जा रहे हो, वो क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी कि यहां पर तुमको क्या कराना है? इन सिंपल टर्म्स ब्रेकअप मोड कितना ज्यादा होगा। ये देखो DOD, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे। तोड़ने का काम करवाना है भाई, और जो तोड़ोगे उस दौरान डिग्री चेक करनी है। किसकी? मॉलिक्यूल्स की, आयंस की। बस फर्क इतना है, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो आयंस की पढ़नी है। आ जाओ। अब ये जो क्लासिफिकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, किस पे बेस्ड होगी? क्या पढ़ा था अभी प्रेजेंटली? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स को 2 फॉर्म्स हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। यहां दिख रहा है ये बॉडी बिल्डर बढ़िया से। इसको मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों कह रही हूं? क्योंकि तुमने कहा मैम ये तो बॉडी शॉडी वाला बंदा है, इसके सामने 4 बंदे भी आ जाए तो पीट देगा। बिल्कुल सही बात है। और यहां देखो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को, इससे डंबल भी नहीं उठ रहा है भाई। सी, तो तुमने यहां इन दोनों की एक फिजिक को देखकर एनालाइज किया कि ये तो स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करेगा, ये वीक की तरह एक्ट करेगा। ये तो तुमने नॉर्मल टर्म्स में चेक कर लिया। अब इसी को केमिस्ट्री में कैसे चेक करोगे? क्या उनका स्ट्रक्चर देख के? क्या उनका फिजिक देख के? केमिकल रिएक्शंस का कौन सा फिजिक होता है भाई? कोई फिजिक नहीं होता। तो वहां चेक करोगे प्रॉपर्टीज। बात समझ में आई स्ट्रॉन्ग और वीक के रिस्पेक्ट में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रही हूं मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट S से S को रिलेट करना क्या मतलब है? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। सिर्फ इतनी सी बात याद रख लो दिमाग में, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे वही कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो चलो लैंग्वेज टर्म में एक बार चेक करते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आयोनाइजेस कंप्लीटली और वेरी नियरली आर रेफर्ड टू एज व्हाट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। अब एग्जाम्पल से अगर चेक करना चाहें तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के रिस्पेक्ट में बात करूं, आपको पता है HCl, H2SO4, ये सारे कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल बेसिस की बात की जाए तो NaOH, KOH। सॉल्युबल साल्ट्स के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाए तो KCl एंड NaCl। ये देखो यहां मैंने पोटेशियम क्लोराइड यानी कि एक सॉल्ट बेस दिया है, कुछ नहीं है, जस्ट पिक्चराइजेशन है, जस्ट टू नो और रिमेंबर द थिंग्स कि हाँ किसके रिस्पेक्ट में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को रिलेट कर रहे थे, जिससे तुम्हें चीज सीधी क्लिक हो जाए। तो कर लोगे, ये चीज समझ में आई। पहले तो स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट, फिर हम DOD पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि DOD टोटली बेस्ड है किस पर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की क्लासिफिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है। और क्लासिफाइड 2 ही चीज में है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग समझ में आ गई? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, बस इतनी सी टर्म है। चलिए नेक्स्ट। और वीक क्या होंगे? एक कंप्लीटली हो रहा है, दूसरा क्या होगा? आयोनाइज तो होगा, डिसोसिएट भी होगा, बट कंप्लीटली नहीं होगा, स्लाइटली होगा। बस इतना सा डिफरेंस है। ये लो,
तो चलो लैंग्वेज टर्म में चेक करवा लेते हैं एक बार क्या है। द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट ओनली एंड स्लाइटली इन dilute aqueous solutions are called weak electrolytes। एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। वीक एसिड्स कौन से होते हैं? एसिटिक एसिड की बात करूं तो CH3COOH। ऑर्गेनिक वाली मैम ने बहुत अच्छे से बताए होंगे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स। नहीं भी बताए हैं तो यहां पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे तुमने सब पढ़ा हुआ है, इधर आ जाओ। एसिड्स, वीक एसिड के रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगी तो तुम्हें पता है CH3COOH एंड SCOOH। अगर वीक बेसिस के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो NH4OH। तो चलो याद कैसे रखोगे, यहां पर मैंने तुमको एग्जाम्पल शो किए हैं। क्या है ये? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन का बॉटल दिखाया है, जस्ट टू रिमेंबर द थिंग्स। ये लो, तो बात याद रह जाएगी। अब स्ट्रॉन्ग बोले तो कंप्लीटली आयनाइज, वीक कहे तो स्लाइटली। बस आ जाओ। अब इस एग्जाम्पल को चेक करो एक बार। अब यहां से कॉन्सेप्ट समझते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। अब तुमको DOD पे रिलेट करना है। देखो DOD की एक और फॉर्म निकालूं क्या मैं? डॉटर ऑफ डैड। वाह, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डॉटर ऑफ डैड। चलो मेरी वाले को हटाओ क्योंकि उसका यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे आ जाओ। मैंने यहाँ पर इस सोल्यूशन में वाटर है, इसमें मैंने 100 मोल्स लिए हैं किसके? CH3COOH के। मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, एग्जाम्पल को सुनना। मैंने यहाँ पर 100 मोल्स CH3COOH के लिए हैं, ठीक है। अब जैसे ही इस सोल्यूशन के अंदर मैं चेक कर रही हूं डिसोसिएशन या फिर कन्वर्जन इनटू आयंस, तो मैंने देखा भाई ये जो CH3COOH है ये इक्विलिब्राइज स्टेट में तो आया, आयनिक फॉर्म में स्टेबल भी हुआ है, बट यहां पर जो इसने आयनिक फॉर्म टूटा है दैट इज CH3COO- और H+। यही होगी या नहीं रिएक्शन? पहले तो ये चेक करो। मैंने कहा, फिर से रिपीट कर रही हूं, CH3COOH डिसोसिएट हुआ है CH3COO- एंड H+। यहां तक हमारी सबसे पहले रिएक्शन इक्विलिब्राइज हो गई, ठीक। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में कि मैंने इसके 100 मोल्स लिए हैं और मैंने देखा आफ्टर द डिसोसिएशन और कन्वर्जन इनटू आयंस इसके सिर्फ 5 मोल ही यूज हुए हैं, है ना। तो यहां अगर मैं DOD चेक करना चाहूं, मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर मैं इसके DOD चेक करूं तो क्या आप ये कहोगे? तो मोल्स में चेक करूं तो भाई ये 0.05 रहे। और अगर यही आपको पूछ लिया जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन परसेंटेज, तो क्या करते हो परसेंटेज में? मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर परसेंटेज भी निकलवा ली जाए तो परसेंटेज निकालना तो आता ही है, तो कितना हो गया? 5%। तो बात समझ में आई कि यहां इसका जो टोटल कंजम्पशन था वो कितना बच गया? अभी भी 95, क्योंकि आफ्टर अ डिसोसिएशन जब आयनिक फॉर्म में चेंज हुआ है तो कितना था? जस्ट 5। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही जर्नल क्वेश्चंस हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और फॉर्मूला बहुत ही इजी है। चलो कर लेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड करें, आ जाओ। अब पर्टिकुलर डेफिनेशन भी सुन लो, कई बार लैंग्वेज फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर लैंग्वेज डेफिनेशन आ जाती है तो ये क्या होगी DOD की? It is the fraction of total number of moles of an electrolyte dissociated at equilibrium at a particular temperature। वाह वाह, और फिर से वाह। क्या बात कही है ना इसने? वही बात कही है, सिर्फ उसको लैंग्वेज में लिख दिया। क्या कहा? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और किसके किसके कॉन्सेप्ट में बात होगी? पहले ही कहा था किसकी क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोलाइट। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होके ही तो आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इक्विलिब्राइज कंडीशन है। फिर आगे क्या लिखा है? इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो दैट इट्स योर कंप्लीट लैंग्वेज डेफिनेशन। भाई याद कर लेना जिनको चाहिए हो, और बाकी जिनके समझ में आ गई, मतलब DOD को और जर्नल बेसिक बताऊं तो क्या समझोगे? तुमने किसी भी रिएक्शन में कितना डाला और कितना टूटा, बस कि हमने इतने मोल्स डाले थे, 100 मोल्स डाले थे और इतने टूटे, 5 मोल्स टूटे, खत्म DOD।
ये लो फॉर्मूला बेस समझ आ गया है, नंबर ऑफ मोल्स जो टूटे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कितने लिए थे कितने टूटे, कर लोगे, माइनस नहीं है ये, आ जाओ। तो ये क्या है डीओडी। अब ये लो वही वाला केस है, ये 100 मोल्स लिए थे मैंने किसके CH3COOH के, और ये जनाब टूटे CH3CO माइनस प्लस H प्लस। इसने कहा मैंने 100 मोल्स लिए थे और ये 5 में ही टूटा, तो क्या कर दिया 5/100। क्या है ये डीओडी, नॉट इन परसेंटेज, सिंपल फॉर्म में कितना आ गया 0.05। ये लो, कोई दिक्कत है यहां तक? चलो चलें। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब तुमने ये पढ़ तो लिया, लेकिन हर जगह कुछ ऐसे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स जरूर जनरेट होते हैं जो किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली नहीं चलने देंगे, क्योंकि जब भी तो साइंस इतना ज़्यादा क्या कर रहा है, डिस्कवरीज, नए नए इनोवेशंस लाता है। और ये होता कुछ नहीं है, ये वही ये जो जिनको आप साइंटिस्ट कहते हो ना, जो हम सुनते आ रहे हैं हमारे साइंटिस्ट हैं, ये हैं वो हैं, कुछ नहीं है, ग्रुप है ये पूरा। और इस ग्रुप ने क्या किया, एक टॉपिक उठाया भाई, और एक टॉपिक में से तीन तीन एक चीज़ें ले ली, क्योंकि सबको नोबेल पुरस्कार लेना है, सारे यार दोस्त हैं। एक ने बोला मैंने ये काम कर दिया, रदरफोर्ड जी थे, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया, फट से लास्ट में कह दिया भाई मेरे में ड्रॉबैक है, मैं इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाया। दूसरा भाई आ गया, वो दोस्त ही था। तो ये टीम वर्क है। लास्ट में सारे नोबेल प्राइज इन्होंने ले लिए, और हम इनको यहाँ ताज रख के भाई साहब इन्होंने बहुत तगड़ा काम किया है, ये नहीं होते तो साइंस नहीं होती। आ जाओ, तो आप सुन लो फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन और टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों पे तो वर्क कर रहे हैं। अब यही चीज़ इफेक्ट भी करेंगी, तो क्या इफेक्ट कर रहे हैं देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट की। पहले तो मुझे ये समझा दो कि सॉल्यूट का मतलब क्या है और सॉल्वेंट का मतलब क्या है। क्या सॉल्यूट वो होता है जिसे हम कम क्वांटिटी में यूज करते हैं, या फिर वो होता है जिसे ज्यादा यूज करते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या होता है? सॉल्वेंट तो रेडी होता है आफ्टर मिक्सिंग, और सॉल्यूट क्या होता है जिसको आप उसमें मिक्स कर रहे हैं। मतलब शिकंजी बना रहे हो तो यहां पर मुझे बताओ सॉल्यूट क्या होगा, चीनी या फिर वो ग्लास में भरा पानी? चीनी। तो जिसको आप कम क्वांटिटी में यूज करते हैं वो कहलाता है भाई सॉल्यूट बाबा। अब सॉल्यूट जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, NaOH, इनको कहा जाता है कि ये इफेक्ट करती हैं किसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। इनका नेचर होता है ऐसा। यहां याद रखने वाली चीज क्या है जो एग्जाम में पूछी जाएगी, इन रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू 1 होती है, और वो अल्फा कौन है, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये है एग्जामिनर्स प्री लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आपको फैक्टर्स से मिलने वाला है। क्या है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1 इन रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कह रहे हैं जो स्लाइटली डिसोसिएट होते हैं, हमें पता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या है, CH3COOH और NH4OH, ये भी तुम्हें पता है, पढ़ा दिया अभी, लेकिन फिर से वही कहूंगी, इंपॉर्टेंट क्या है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 कर लोगे, बढ़िया। चलो नेक्स्ट। अब सॉल्वेंट क्या कहते हैं, अब सॉल्वेंट तो पता है भाई, सॉल्यूट से तो ज्यादा ही होगा ना। जब NaCl को डिसॉल्व किया जाता है पानी में तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। और NaCl कैसा है, आयनिक सॉलिड है। वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। तो ये कह रहे हैं ये भी इफेक्ट करते हैं। थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से कैसे इफेक्ट हो सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इलेक्ट्रोलाइट की वो इंक्रीज करती है जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा। व्हाट आई सेड, मैंने कहा DOD increases as the dilution increases, so both are what, directly proportional to each other।
तो आप कह सकते हैं इसको और डिटेल में पढ़ना है तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ याद आ जाना चाहिए जो पढ़ाया था, और उसमें कॉन्सेप्ट यही था जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा उतनी ही ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। बेसिक दिमाग खोल के सोचो ना, डाइल्यूशन मैक्सिमम कब होगा? जब सारी चीजें उसमें घुल गई ढंग से। तुमने शिकंजी बनाई, चीनी डाली, चीनी जब तक पूरी घुल नहीं रही है तो सारे पार्टिकल्स क्या हुए वहां पर? डिसोसिएट धीरे धीरे हो रहे हैं लेकिन अभी कंप्लीटली नहीं हुए। जब पूरे पानी में तुम्हारी चीनी घुल गई मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया सिस्टम, तो डाइल्यूशन 100% हो गया मेरा। यही था तुम्हारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और यही कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कि डीओडी उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाओ, टेम्परेचर। टेम्परेचर को तो बार बार कह रहे हो, बार बार टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हो भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट आल्सो। आ जाओ, अब क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ चुके हैं, फिर अब स्ट्रॉन्ग और वीक के रिस्पेक्ट में पढ़ी थी। अब यहां जो ब्रीफिंग होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी? एसिड, बेस और सॉल्ट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके बाद वाला जो सेशन आएगा उसमें हम लोग एसिड और बेस कॉन्सेप्ट ही पढ़ने जाएंगे कंप्लीट। और फिर उस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से हमने असाइन की हैं कुछ थ्योरीज, हमने नहीं की, वही टीम वाले मेंबर्स। कुछ नए नए जनाब यहां पर आएंगे उभर के आपके सामने, पुराने सितारे जिन्होंने नोबेल प्राइज उठाए, तो उन सितारों की भाषा में हमें एसिड और बेस की लैंग्वेजेस सीखनी है, कुछ नया नहीं करना है। तो वो सितारे क्या कह के गए हैं कि एसिड कब क्या कहा जाएगा? उनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, उनके अकॉर्डिंग। बेस कब कहा जाएगा और सॉल्ट कब कहा जाएगा? सबसे पहले बेसिक समझ लो कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है, फिर उनके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अब नेचर के अकॉर्डिंग अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो एसिड्स कौन से होते हैं? जिनको टेस्ट करते ही आपको थोड़ा सा खट्टापन महसूस हो जाए। बहुत होगा तो भाई अव्वल दर्जे का एसिड है, और थोड़ा बहुत भी हो रहा है तो वो एसिड ही है। बेस कौन होगा? जिसमें आपको कोई टेस्ट नहीं होगा। सॉल्ट जानते ही हो, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो हमारे अकॉर्डिंग है जो हमने अब तक समझा है। आगे वाले पार्ट में आपको समझाया जाएगा एसिड बेस एज पर द महान थ्योरीज ऑफ आवर साइंटिस्ट, जिन्होंने कहा नहीं मेरे रिस्पेक्ट में एसिड ये होगा, दूसरा कहेगा नहीं भाई रुक मेरे रिस्पेक्ट में एसिड ये होगा। तो चलो अच्छे से पढ़ना इस सेशन को। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स एंड बेसिस विद द न्यू लॉन्च थ्योरीज ऑफ आवर सीनियर साइंटिस्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच।